नमस्कार। मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। हमने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत बलबन के द्वारा दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए किए गए कार्यों के अंतर्गत सेना के पुनर्गठन और उस राजत्व सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। उसी कड़ी में आज हम उससे आगे बलबन की न्याय व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था इत्यादि किए गए सुधारों के बारे में चर्चा करेंगे। बलबन ने सुल्तान बनने के बाद सुल्तान पद की गरिमा को स्थापित करने के लिए एक निष्पक्ष न्याय व्यवस्था और कठोर दंड विधान को स्थापित किया। उसकी न्यायप्रियता के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। बदायूं के मलिक बकबक, जो कि सल्तनत के एक प्रमुख अमीर थे, ने अपने एक नौकर को सता कर मार दिया था। तब नौकर की विधवा ने बलबन से फरियाद की और जांच पड़ताल के बाद बकबक को अपराधी पाया गया तो बलबन ने आदेश दिया कि मलिक बकबक को विधवा के सामने ही कोड़ों से पीट कर मार दिया जाए। इतना ही नहीं, उसने उन गुप्तचरों को भी प्राणदंड की सजा दी जिनके जिम्मे इस घटना की सूचना सुल्तान तक पहुंचाना था। इसी प्रकार जब बलबन के कृपा पात्र अवध के सूबेदार हेवत खान ने नशे में एक आदमी को मार डाला और ज्यों ही सुल्तान को उसकी सूचना प्राप्त हुई, उसने हेवत खां के 500 कोड़े लगाने के बाद मृतक विधवा को सौंप देने का आदेश दिया। कोड़ों की मार खाने के बाद हेवत खां ने विधवा को 20,000 टंका देकर अपने प्राण बचाए और बाकी शेष जीवन में कभी भी वह सम्मान के साथ दरबार में उपस्थित नहीं हो पाया। इसी प्रकार युद्ध में लापरवाही करने वाले सेनानायकों को भी वह सख्त सजा देता था। बंगाल के विद्रोही सूबेदार तुगरील से पराजित होकर जब अवध का सूबेदार अमीर खां वापस लौट आया तो उसने उसको फांसी की सजा दी। अनेक इतिहासकारों का ये मत है कि न्याय की ओट में बलबन ने प्रमुख अमीरों को अपनी स्वेच्छाचारिता के मार्ग से हटाने का प्रयास किया। जो लोग इस चक्कर में नहीं फंस पाए उन्हें दूसरे तरीकों से समाप्त कर दिया गया। फिर भी बलबन का उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, फिर भी सुल्तान ने न्याय का स्रोत समझा जाता रहा और वह संपूर्ण न्याय व्यवस्था की देखभाल करता था। उसने व्यक्तिगत रूप से अभियोगों की सुनवाई की। धार्मिक विवादों में सद्र और मुफ्ती की सहायता ली जाती थी, परंतु उसकी निष्पक्ष न्याय व्यवस्था केवल मुस्लिम जनता तक ही सीमित रही। हिंदू जनता को मुसलमानों के समान न्याय नहीं मिल पाया। उसके पीछे भी बलबन का उद्देश्य मुस्लिम जगत में अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करना ही था। इसी प्रकार बलबन ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक निरंकुश शासन व्यवस्था, निरंकुश गुप्तचर व्यवस्था स्थापित की और बलबन ने इस तरफ विशेष ध्यान दिया। उसने साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों में सभी बातों की सूचना प्राप्त करने के लिए गुप्तचर नियुक्त किए। बुगरा खां, जो स्वयं बलबन के पुत्र थे, तक के आचरण पर कड़ी निगाह रखी जाती थी। जो गुप्तचर सही जानकारी को छिपाने का प्रयास करते थे उन्हें प्राणदंड की सजा भी दी जाती थी। बलबन ने गुप्तचरों पर भी गुप्तचर नियुक्त कर रखे थे, जिससे गुप्तचर आतंकित होकर विद्रोही अमीरों के साथ सांठगांठ करने का साहस नहीं कर पाते थे। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ये कहते हैं, इस व्यवस्था से अपराध अवश्य कम हुए तथा अधिकार प्राप्त लोगों के अत्याचारों से निर्दोष व्यक्तियों की रक्षा हुई, परंतु साथ ही साथ इससे समाज में चारित्रिक हीनता भी बहुत कुछ आ गई और लोग उन सामाजिक सुविधाओं से बहुत कुछ वंचित रह गए जो नियम अनुसार उनको प्राप्त होती थी और जिनमें किसी प्रकार की क्षति की संभावना न थी। बलबन के दिनों में गुप्तचरों को वारिद कहा जाता था और गुप्तचर विभाग के प्रधान अधिकारियों को वारिद ए ममालिक कहा जाता था। इसी प्रकार बलबन ने अपने समय में राज्य की वित्तीय व्यवस्था को भी सुधारने का कार्य किया। बलबन ने सैनिकों की संख्या काफ़ी बड़ी मात्रा में भर्ती की थी
और किसी विजय अभियान का कार्य भी उनके हाथ में नहीं लिया। इससे राज्य का व्यय काफ़ी बढ़ गया था, अतः उसने राज्य की आय को बढ़ाने की तरफ पूरा ध्यान दिया। उसने भूमि कर और अन्य राजकीय करों की वसूली के लिए क्या किया होगा, इसकी ठोस जानकारी तो हमें प्राप्त नहीं होती है। केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है कि मुसलमानों से शरीयत के हिसाब से ही कर वसूल किए गए होंगे और हिंदुओं से जजिया, खिराज और कुछ अन्य कर भी वसूल किए जाते होंगे। तत्कालीन स्रोतों से पता चलता है कि उसने राजकीय आय को बढ़ाकर सल्तनत की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ अवश्य बना दिया था। इसी प्रकार तुर्क अमीरों का दमन बलबन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। क्योंकि बलबन स्वयं अच्छी तरह से जानता था कि सुल्तान की निरंकुशता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा तुर्की अमीर हैं, जिनका नेतृत्व चालीसा के हाथों में है। बलबन ने सिंहासन को अपने और अपने वंशजों के सुरक्षित बनाने के लिए इस मंडल को नष्ट करने का संकल्प कर लिया। इसके लिए उसने छोटे से छोटे, निम्न से निम्न उपायों का भी सहारा लिया। किसी को जहर देकर मरवा दिया, तो किसी को किन्हीं अन्य लोगों के माध्यम से मरवा दिया। किसी को न्याय की ओट में दंडित करके प्रजा की दृष्टि में उनके महत्व को गिराया गया। इसके अलावा उसने अपने व्यक्तिगत सेवकों के एक नए दल का गठन किया और उन्हें ऊंचे ऊंचे पद प्रदान किए। पुराने तुर्की सरदारों के महत्व को कम करने के लिए उसने निम्न तुर्कों को भी ऊंचे पद प्रदान किए। उसने अपने चचेरे भाई शेर खां को, जो चालीसा का प्रमुख सदस्य था और बठिंडा, बटनेर और सुमाना और सुनाम का सूबेदार था, विष देकर मरवा दिया। इसी प्रकार मलिक बकबक और हेवत खां के बारे में हमने पहले चर्चा की थी। इस प्रकार के कार्यों के द्वारा बलबन चालीसा के दल का सफाया करने में सफल रहा। इससे बलबन का आतंक तो कायम हो गया, परंतु तुर्की सरदारों का सफाया कर देने का एक दुखद परिणाम भी निकला। जब खिलजी क्रांति के समय वे अपने आप को असहाय अनुभव कर रहे थे, उस समय खिलजियों का सामना करने के लिए उपयुक्त अमीर वर्ग तुर्क अमीर वर्ग तैयार नहीं था। इसीलिए प्रोफेसर निजामी कहते हैं, तुर्कों के पतन के लिए बलबन ही मुख्य रूप से वास्तविक उत्तरदायी था। इसी प्रकार बलबन ने उपद्रवकारी तत्वों का दमन करने के लिए दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में लूटमार और उपद्रव मचाने वाले मेवातियों और अन्य विद्रोहियों का कठोरतापूर्वक दमन किया, परंतु वे शीघ्र ही पुनः शक्तिशाली हो गए और राजधानी दिल्ली तक धावा मारने लगे। इस प्रकार की कार्रवाइयों पर अंकुश लगाने के बलबन ने सर्वप्रथम इन विद्रोहियों के छिपने के स्थानों के आसपास जो जंगल थे, उन जंगलों को साफ करवाया गया। जंगलों में छिपे मेवातियों और अन्य विद्रोहियों को पकड़कर मौत के घाट उतारा गया। जंगलों में नई सड़कें बनवाई गई, नई सैनिक चौकियां स्थापित गई और गोपालगिरी में उन्होंने एक दुर्ग बनवाया। अधिक उपद्रवी क्षेत्रों में साहसी अफगान सैनिकों को नियुक्त किया और जीवन निर्वाह के लिए उनको भूमिदान देकर के उनको बसाया गया। इस प्रकार 1 वर्ष के भीतर ही मेवातियों के उपद्रव को शांत कर दिया गया। मेवातियों से निपटने के बाद बलबन ने दोआब के लुटेरों की तरफ भी ध्यान दिया। कंपिल, पटियाली और भोजपुर जो लुटेरों के प्रमुख केंद्र थे, ये लोग यात्रियों, राहगीरों और व्यापारियों को लूट लिया करते थे। बलबन ने स्वयं उनके विरुद्ध आक्रमण किया, उनके केंद्र और बस्तियों को नष्ट किया। यहाँ भी जंगलों को साफ करवाया, सड़कें बनवाई, सैनिक चौकियाँ स्थापित की और साहसी तुर्क सैनिकों को भूमि देकर वहाँ बसाया। परिणाम स्वरूप सल्तनत में शांति और व्यवस्था स्थापित हुई और मार्ग डाकुओं से मुक्त हो गए। इसके बाद उसने कटेहर और रुहिलखंड के उपद्रवकारियों का भी कठोरता के साथ दमन किया और यहाँ भी दोआब जैसी ही व्यवस्था स्थापित की। इन विद्रोहियों पर काबू करने के बाद बलबन ने बंगाल
की तरफ ध्यान दिया। बंगाल जैसे सुदूर प्रांत के सूबेदार हमेशा दिल्ली के सिंहासन के प्रति विद्रोह करते थे। दिल्ली के सिंहासन के प्रति बंगाली सूबेदारों की स्वामी भक्ति हमेशा से संदिग्ध रही। इसका मूल कारण था बंगाल का दिल्ली से अत्यधिक दूर होना और बंगाल का अत्यंत समृद्ध होना। जब बलबन सुल्तान बना उस समय बंगाल में तातार खां का स्वतंत्र शासन था, परंतु उसने बलबन की अधीनता स्वीकार कर ली। कुछ वर्षों बाद बलबन ने अपने विश्वास पात्र और साहसी दास तुगरिल को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। इधर सुल्तान बूढ़ा होता जा रहा था। उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर मंगोलों की हलचल से दिल्ली में आतंक छाया हुआ था। इन परिस्थितियों ने तुगरिल की महत्वाकांक्षाओं को जगा दिया और उसने विद्रोह कर दिया। उसने सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की और अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। बलबन के विरुद्ध उसके किसी अमीर ने पहली बार विद्रोह किया था। बलबन ने अमीर खां को एक बड़ी सेना के साथ तुगरिल का दमन करने हेतु बंगाल भेजा, परंतु अमीर खां पराजित होकर लौट आया। बलबन ने अमीर खां को कठोर प्राणदंड की सजा दी और स्वयं तुगरिल का दमन करने हेतु बंगाल रवाना हुआ। सुल्तान के आने की सूचना प्राप्त होते ही तुगरिल लखनौती से भाग गया, परंतु बलबन ने उसका निरंतर पीछा किया और उसको मौत के घाट उतारा। तुगरिल के परिवारजनों, मित्रों और समर्थकों से भयंकर प्रतिशोध लिया गया और उन्हें हजारों की संख्या में मौत के घाट उतारा गया। बर्नी लिखता है, सुल्तान के आदेश से लखनौती के बाजार में दोनों ओर सूलियां खड़ी की गई और उन पर तुगरिल के परिवारजनों, साथियों और समर्थकों को मार मार कर लटकाया गया। अनेक लोग इस विभत्स दृश्य को देखकर मूर्छित हो गए। बर्नी का एक कहना है कि जैसा दंड लखनौती में दिया गया वैसा दिल्ली में कभी किसी ने सुना भी नहीं था। उसके बाद लखनौती का शासन उसने अपने छोटे बेटे बुगरा खां को सौंपकर उसे अनेक प्रकार की हिदायतें और चेतावनियां देकर बलबन दिल्ली लौट आया। बंगाल की विद्रोह को दबाने के पश्चात बलबन ने मंगोल संकट की ओर ध्यान दिया। इल्तुतमिश के समय से ही भारत पर मंगोलों के निरंतर आक्रमण हो रहे थे और बलबन के समय उनके आक्रमणों का खतरा बहुत अधिक बढ़ गया था। मंगोल आक्रमणों से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए बलबन ने कुछ निश्चित कदम उठाए। जिन मार्गों से मंगोल आते थे उन मार्गों पर नए दुर्ग बनवाए, नई शक्तिशाली सैनिक चौकियां स्थापित की, बठिंडा, सिरसा, अबोहर, भटनेर आदि दुर्गों का निर्माण करवाया और मरम्मत करवाई और वहां पर योग्य अमीरों को नियुक्त किया। सीमांत सुरक्षा का दायित्व योग्य एवं विश्वस्त व्यक्तियों को सौंपा गया। प्रारंभ में उसने अपने चचेरे भाई शेर खां को यह दायित्व सौंपा। शेर खां ने अपनी वीरता से मंगोलों में आतंक पैदा कर दिया और 1270 ईस्वी में उसने यह दायित्व अपने दोनों पुत्र मोहम्मद और बुगरा खां को सौंपा। तीसरे, सीमा प्रांत के पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाकर वहां भी योग्य सैनिकों को स्थापित किया गया। 4, मंगोलों की अचानक आक्रमण का सामना करने की दृष्टि से बलबन ने साम्राज्य विस्तार की नीति को त्याग दिया। बलबन के इन प्रयत्नों के फलस्वरूप कुछ वर्षों तक तो सीमांतों में शांति बनी रही, परंतु 1279 में मंगोलों ने पुनः आक्रमण शुरू किए, परंतु इस बार वे इतनी बुरी तरह परास्त हुए कि आगामी 5 वर्ष तक वे आक्रमण करने का साहस नहीं कर पाए। 1285 में तैमूर के नेतृत्व में मंगोलों ने पुनः आक्रमण किया, परंतु युवराज मोहम्मद खान ने उन्हें परास्त कर खदेड़ दिया, परंतु वह स्वयं भी इस संघर्ष में मारा गया। बलबन ने सीमांतों की सुरक्षा में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी और मृत युवराज के पुत्र खुसरो को उसके पिता के स्थान पर नियुक्त किया। इस प्रकार हम देखते हैं बलबन ने एक कुशल शासन व्यवस्था स्थापित की और अपने नायब के काल और अपने सुल्तान के काल दोनों ही कालों में उसने दिल्ली सल्तनत को
सुदृढ़ीकरण प्रदान किया और सुल्तान और ताज की गिरी हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। युवराज मोहम्मद की मृत्यु का बलबन को अत्यंत धक्का लगा। उसकी अकाल मृत्यु ने 80 वर्षीय बलबन को लगभग मृतप्राय बना दिया। बरनी बताता है कि सुल्तान दरबार में बैठकर राजकाज करता था और दिखावे के तौर पर शोक को बुला देता था, परंतु रात्रि के समय वह फूट फूट कर रोया करता था। उसका रोग बढ़ता गया और उसने अपने छोटे पुत्र बुगरा खां को बंगाल से अपने पास बुला लिया, परंतु कुछ दिनों बाद बुगरा खां ने बिना पूछे ही लखनौती की तरफ वापस चला गया। बलबन ने मृत्यु के पूर्व दिल्ली के कोतवाल और वजीर को हिदायत दी कि उसकी मृत्यु के बाद शहजादा मोहम्मद के पुत्र खुसरो को सिंहासन पर बैठाया जाए। 1287 के मध्य सुल्तान बलबन की मृत्यु हो गई। बलबन एक अत्यंत सफल और महान सुल्तान था। वह साधारण दास की स्थिति से उठा और सुल्तान के पद पर पहुंचा। उसकी योग्यता, प्रतिभा, कूटनीतिक दक्षता और नेतृत्व की क्षमता के कारण ही यह सब संभव हो पाया था। यद्यपि उसमें कुछ कमियां भी थी जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने उसकी कमियों की ओर भी संकेत किया है। वह अत्यंत धर्मांध था और बहुसंख्यक प्रजा के प्रति उसका व्यवहार असहिष्णुतापूर्ण था। इसी प्रकार उसमें रचनात्मक प्रतिभा का अभाव था। उसमें व्यवस्था कायम करने की शक्ति थी, परंतु नवी चीज़ों का आविष्कार करने की रचनात्मक प्रवृत्ति नहीं थी। प्रोफेसर हबीबुल्लाह उसका सबसे बड़ा दोष ये कहते हैं कि उसने भारतीय मुसलमानों के प्रभाव को राजनीति और शासन में स्वीकार नहीं किया। प्रोफेसर निज़ामी उसके दोषों के संदर्भ में लिखते हैं कि तुर्कों की श्रेष्ठता को कायम करने की जो नीति बलबन ने अपनाई, उसके लाभ के स्थान पर सल्तनत को अधिक हानि पहुंची। निज़ामी तो सैनिक मामलों में भी बलबन को असफल ठहराते हैं और कहते हैं कि वृद्ध जलालुद्दीन ने जिस सरलता के साथ इल्बारी शासन सत्ता को समाप्त कर दिया, उससे सिद्ध हो जाता है बलबन की व्यवस्था कितनी दुर्बल और कीड़ों द्वारा खाई हुई हो चुकी थी। उस सब के पीछे वो ये कहते हैं कि बलबन ने जिस निरंकुशता और निर्दयता के साथ अपने शासनकाल में महत्वपूर्ण और शक्तिशाली तुर्क अमीरों का जो दमन किया, उसकी वजह से उसकी वृद्धावस्था में खिलजियों का सामना करने के लिए तुर्क अमीर बचे ही नहीं। इन उपयुक्त कमियों के उपरांत भी बलबन के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। वह इल्बारी शासकों में सर्वश्रेष्ठ था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सल्तनत छिन्न भिन्न हो गई थी। बंगाल और बिहार के सूबे स्वतंत्र हो चुके थे। हिंदू शासक भी पुनः शक्तिशाली हो गए थे। मंगोलों का गंभीर संकट सल्तनत के सामने था और ताज की प्रतिष्ठा धूल में मिल चुकी थी। ऐसी स्थिति में यदि इन समस्याओं पर विजय नहीं पाई जाती तो भारत में नवोदित मुस्लिम राज्य का अस्तित्व समाप्त हो सकता था। बलबन ने रक्त और लोहों की नीति के माध्यम से न केवल सल्तनत को विघटन से बचाया, बल्कि उसको सुदृढ़ भी बनाया। इसीलिए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ये कहते हैं, बलबन जिसने घोर संकटमय स्थिति में पड़े हुए शिशु मुस्लिम साम्राज्य को सुरक्षित रखा और नष्ट होने से बचाया, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में उसका स्थान सदैव उच्च रहेगा। इतना ही नहीं, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद तो बलबन को अलाउद्दीन खिलजी का अग्रज मानते हैं और खिलजी की सफलताओं की पृष्ठभूमि को तैयार करने का श्रेय बलबन को ही देते हैं। बलबन ने बड़ी सीमा तक खिलजी राज्य व्यवस्था की पृष्ठभूमि का निर्माण कर दिया था। इससे स्पष्ट हो जाता है बलबन की सफलताएं वास्तव में असाधारण प्रकार की थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।